जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चलेगा। इससे पहले आपका 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और दोनों प्रैक्टिस सेट का PDF आंसर के साथ बिहार पुलिस के बैच में अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए, आज शाम के 7:30 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? इरुला, चांग, गारोस या फिर डी खोंड जनजाति। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों, तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पर पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो याद रखिएगा, इरुला जनजाति। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, इरुला जनजाति, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से कुछ जनजातियों का नाम बता देते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि टोडा जनजाति। ठीक है, तो टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है टोडा जनजाति। और राज्य का नाम पूछे तो ये भी तमिलनाडु। ठीक है, तो टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी क्षेत्र, तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछे ओंज जनजाति कहाँ पाई जाती है? ओंज हो गया, इसके साथ में सेम्पेन हो गया। ओंज, सेम्पेन, जारवा और सेंटलीज। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, ओंज, सेम्पेन, जारवा, सेंटलीज, ये सभी जनजातियां अंडमान निकोबार में निवास करती है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इरुला। अगर आपसे पूछे जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी जनजाति है भील। और भील जनजाति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश का लोकेशन और ये है आपका तमिलनाडु का लोकेशन। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अभी हमने आपको बताया, जारवा जनजाति, सेम्पन जनजाति, ओन जनजाति, सेंटलीज जनजाति, ये सभी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का अब नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। आगे देखिए, भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो ये है टाइगर परियोजना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, एक स्टार्ट होता है वन्यजीव संरक्षण परियोजना। तो अगर आपसे पूछे वन्यजीव संरक्षण परियोजना ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1972 में। और इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1973 से। तो अगर आपसे पूछे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। अगर आपसे पूछे प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? तो याद रखिएगा 1992 में। प्रोजेक्ट राइनो पूछे कब आया था? 2005 में। डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब आया था? 2009 में। और 2009 से ही डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमने आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताया, सभी को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यह नदी दिल्ली में है। तो कौन सी नदी दिल्ली में है? इसका आंसर है यमुना नदी। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, मथुरा बसा हुआ है और आगरा, ये सभी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। सतलज नदी के बारे में बात करें तो इसके बारे में हमने आपको बताया था, ये चीन तिब्बत राकसताल झील से निकलता है और जब भारत में प्रवेश करती है तो किस दर्रा से होकर? तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है सिपकिला दर्रा।
ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है सिपकिला दर्रा, यहीं से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सरयू नदी, अयोध्या बसा हुआ है सरयू नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से इसमें से कौन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और देखिए साथियों, अगर आपने बिहार पुलिस 2025 के लिए अभी तक तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आपका बैच भी स्टार्ट हो चुका है, इसमें आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास शुरू हो चुका है। तो इससे पहले जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सब क्लास आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाकर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसी के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में सभी जानकारी ले सकते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, जो कि यहाँ पर रेड वाला एरिया है, ये है उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर आपका आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र कहाँ पर है, तो ये है महाराष्ट्र, ये आपका दूसरे स्थान पर आता है। तीसरे स्थान पर आता है अपना बिहार, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे नंबर पर अपना बिहार है। और चौथे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल, ये है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से कौन नहीं आता है, तो ये आपका नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पर है, ये नंबर 3 पर है, और नंबर 4 पर कौन है, पश्चिम बंगाल। तो तमिलनाडु यहाँ पर आंसर नहीं होगा। इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बताइए किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अपना बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक है। कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, बिहार में भी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछे कहाँ पर है, तो शिवहर में। कहाँ पर है, शिवहर में, ध्यान रखिएगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे बिहार, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक दिल्ली और सबसे कम लक्षद्वीप। राज्य में सबसे अधिक बिहार और सबसे कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं इसका पूरा नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से तैयार किया हुआ मिलता है बिहार पुलिस के बैच में। अभी आपको क्लास के लास्ट में बैच के बारे में भी बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन महलों का शहर कहलाता है। चलिए बताइए क्वेश्चन 7 के लिए आंसर। महलों का शहर किसे कहते हैं। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो महलों का शहर कहते हैं कोलकाता। किसे कहते हैं, कोलकाता को महलों का शहर कहते हैं। और कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, नवाबों का शहर किसे कहते हैं, तो लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। कोलकाता के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा क्वेश्चन बनता है जॉब चारनाक। ठीक है, जॉब चारनाक ये कलकत्ता के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। बताइए किसके जेल का कमरा जो है एक पर्यटक स्थल है। तो ये हो जाएगा वीर सावरकर। क्या हो जाएगा, वीर सावरकर। आपको याद होगा वीर सावरकर को काला पानी की भी सज़ा मिली थी। याद रखिए कहाँ पर है काला पानी की सज़ा का जेल, तो ये है आपका कहाँ पर, सेलुलर जेल, जो कि है अंडमान निकोबार में। काला पानी की सज़ा वीर सावरकर को किस जेल में मिला था, सेलुलर जेल, और वो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर आप लोग मैप भी देख सकते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 पर आपका आता है गुजरात, दूसरे स्थान पर आपका जाता है राजस्थान, तीसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है,
चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, पाँचवें स्थान पर ये झारखंड है बिहार के नीचे, छठे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है, सातवें स्थान पर त्रिपुरा, आठवें स्थान पर मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बिहार तो ऊपर हो गया और नीचे यहाँ पे झारखंड है, झारखंड से होकर गुजरता है, बिहार से नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसी को कर्क रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप लोग आंसर बताइए। कल वाला क्लास अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूरा डिटेल्स में चर्चा किए थे। तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए यहाँ पर पड़ता है तिब्बत, जिस पर वर्तमान में चाइना का अधिकार है। तो चाइना तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील। कौन सा झील है? मानसरोवर झील। और इसी मानसरोवर झील के निकट है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जिसको सांगपो ग्लेशियर भी बोला जाता है। तो चेमा युंगडू ग्लेशियर से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है दिहांग, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या है? दिहांग। उसके बाद फिर ये असम में एंटर करती है और जैसे ही असम में प्रवेश करती है तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है। तो बोला गया ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसी नदी को जमुना बोला जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जमुना, ध्यान रखिएगा। दिहांग कहाँ पर बोला जाता है? तो देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है। अच्छा, भीमा नदी की बात करें, ये किसकी सहायक नदी है? तो लिख लीजिए ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर। और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। आगे देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग योजना कब शुरू किया गया था? और बिल्कुल आप लोग शुरुआत से क्लास कीजिए, जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो सब क्लास आपको बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। क्लास के लास्ट में आपको बैच के बारे में बताया जाएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है ये 1995 में शुरू किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे कौन सा है? तो याद रखिएगा NH-44 ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अच्छा, सबसे छोटा राजमार्ग पूछे तो याद रखिएगा NH-47A ये सबसे छोटा राजमार्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1995। पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो कल भी हमने आपको बताया था पीली क्रांति, भूरी क्रांति, गोल क्रांति, ठीक है, अमृत क्रांति, ये सब कल हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो पीली क्रांति जो है ये तिलहन से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मछली उत्पादन को बोला जाता है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति जो है मछली से संबंधित है। आगे देखिए, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आप लोग सेशन को फटाफट से लाइक कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात करें, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1956 से लेकर 61 तक चला था, तो इस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर जोर दिया गया था। और इसी दूसरे पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। पहला है राउरकेला, उड़ीसा में पड़ता है राउरकेला इस्पात संयंत्र, और ये जर्मनी के सहयोग से, किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा था भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है,
ठीक है, और इसको रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। और तीसरा स्थापित किया गया था दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, और इसको स्थापित किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। तो यहाँ पर पूछा गया है दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से, तो याद रखिएगा ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के सहायता से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसी में बोकारो इस्पात संयंत्र, जो कि झारखंड में पड़ता है, बोकारो इस्पात संयंत्र, इसको स्थापित किया गया था किसके सहयोग से, तो बोकारो को रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित था, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये सब कुछ पूरा नोट्स आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बैच में। चिल्का झील कहाँ पर है, तो साथियों ये उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में, और ये लवणीय झील है। भारत का सबसे बड़ा झील पूछे तो यही चिल्का झील है। अच्छा, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील पूछे तो याद रखिएगा लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। लोकटक झील ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील पूछे जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है, तो वो है गोविंद सागर पंत झील, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ये क्वेश्चन आपका डिस्कशन हो चुका है। जैसे कि नीचे साइड का इंडिया का मैप है, तो इधर आपका क्या है, अरब सागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, नीचे क्या है, हिंद महासागर है। तो हमने आपको बताया था अरब सागर में जितने भी द्वीप है वो प्रायः प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ से बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए वे सभी जो है प्रवाल उद्गम के हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इससे पहले वाला क्लास कीजिए, आपको वहाँ पर सब कुछ बताया गया है, समझ में आ जाएगा प्रवाल रीफ क्या है, कोरल रीफ क्या होता है। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप भी आपका अरब सागर में है। कहाँ पर है, अरब सागर में, और टोटल 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ पर है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जाइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है, तो किस राज्य का समुद्र तट, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ये देख सकते हैं, ये है आपका उड़ीसा। इसकी राजधानी कहाँ पर है, भुवनेश्वर। और आपको याद होगा उड़ीसा के कटक में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और यहाँ पर कौन सा इस्पात संयंत्र है उड़ीसा में, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था दूसरे पंचवर्षीय योजना में। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है, बताइए। भारत की मुख्य भूमि, जैसे कि ये इंडिया का मैप है तो मुख्य भूमि ये वाला हो गया नीचे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी में ही है आपका क्या, केप केमोरिन, ठीक है। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। अगर ऑप्शन में कन्याकुमारी मिले तो आपको आंसर करना है कन्याकुमारी, और कैप केमोरिन मिले तो आपको आंसर करना है कैप केमोरिन। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछे कि भारत की दक्षिणी नोक क्या है, मुख्य भूमि ना पूछे, तो आपका हो जाएगा क्या, इंदिरा पॉइंट। ये जो कि सी ऑप्शन में दिया है, ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, और ये भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो याद रखिएगा पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही बोला जाता है पिगमिलियन पॉइंट, जो कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अच्छा, ये भारत की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो याद रखिएगा 876 किलोमीटर की दूरी पर।
भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये करता है कौन, बताइए? तो ये करता है पंबन चैनल। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पंबन चैनल। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है, भारत और श्रीलंका में। अच्छा, श्रीलंका को आज़ादी कब मिला था? तो 1948 में। 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिला था। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको बता देते, जैसे 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो आइए आपको मैप से बताते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, तो इसी के बीच में है 10 डिग्री चैनल, यानी अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल। अगर पूरा डिटेल्स में पूछ ले तो 10 डिग्री चैनल जो है ये छोटा अंडमान और कार निकोबार, नोट कर लीजिए, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं 9 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पर है लक्षद्वीप समूह, इसी के बीच में मिनिकॉय है, इसी के नीचे क्या है? मालदीव है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल, और फिर मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, सभी को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे पाक स्टेट बताइए किसके बीच में है? तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका, यहाँ पर श्रीलंका है तो और ये तमिलनाडु है, या फिर बोल सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक स्टेट, या फिर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है? तो अभी हमने आपको बताया, देख सकते हैं 10 डिग्री किसके बीच में है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार, या फिर बोल सकते हैं अंडमान और निकोबार। तो देखिए ऑप्शन में दिया है अंडमान और निकोबार के बीच में। डंकन पास किसके बीच स्थित है? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो डंकन पास जो है ये आपका है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो अभी हमने आपको बताया पाक जलडमरू मध्य, या फिर पाक जल संधि। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो है आपका कौन सा? तो ये है आपका मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में खींचा गया था। और मैकमोहन रेखा कहाँ पर है? तो देख सकते हैं ये है अरुणाचल प्रदेश, ऊपर है चाइना, तो इसी के बीच है ये आपका मैकमोहन लाइन, जो कि 1914 में खींचा गया था। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच में है, जो कि 1947 में खींचा गया था। डुरंड रेखा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो ये है रेड क्लिफ लाइन, जो कि 1947 में खींचा गया था। तो चले साथियों, ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट आपका आज यहीं पर कंप्लीट होता है। आप जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको बैच को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ऊपर देखिए बिहार पुलिस का बैच है, तो यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ ऊपर ही आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। जैसे आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे आपको दिख जाएगा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। बैच में आपको डेली क्लास मिल जाएगा, डेली सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेगा, दोनों क्लास का PDF मिल जाएगा आंसर के साथ में। इम्पॉर्टेंट जो छोटा छोटा सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स होता है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। बूस्टर नोट्स मिल जाएगा, इसमें जो भी क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो पूरा मिल जाएगा नोट्स बूस्टर नोट्स में। पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। और इसके साथ में जो स्पेशल बिहार है, ठीक है, स्पेशल बिहार GK का भी नोट्स आपको मिल जाएगा।
तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है, तो आप पीछे मत रहिए, बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए।